मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। राहु केतु को जहां पर भी इस्तेमाल करें आप ऐसे करते, जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई सप्तम में राहु केतु हो तो क्या, अगर सप्तम भाव में राहु है और वो गलत कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि वो जरूरी है कि गलत करेगा ना, ये सूत्र नहीं है, पर हाँ अगर वो सप्तम से रिलेटेड किसी रूल्स का वायलेशन करेगा, सप्तम के 7 रूल हैं जिन्हें कि अपने फेरों के अंदर, फेरों के समय लड़का लड़की के वो मंत्र पढ़े जाते हैं, वो वचन पढ़े जाते हैं। 7 वचन लड़के की तरफ से, 7 वचन लड़की की तरफ से होते हैं और दोनों एग्री करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राहु क्या है? राहु दिमाग लगाता है हाउ टू वायलेट द 7 लॉ। ये जो 7 है तो इसका बीच का ऐसा रास्ता निकालो किसी को पता भी ना चले और वचन भी टूट जाए, पता भी नहीं चलना चाहिए। तो ऐसी प्लानिंग रचेगा वो जिससे उसकी मैरिज भी टूट गई, किसी को पता भी नहीं लगा। अब मैरिज का टूटना और किसी को ना पता लगना, ये क्या बात है? ये किस स्थिति में होता है? ये उसी स्थिति में होता है जब व्यक्ति अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट कर लेता है और ऐसी सिचुएशन में और ऐसी जगह पे कर लेता है जहां पर लोग शक नहीं कर पाते, लोग जहां पर उम्मीद नहीं कर पाते और उनको बड़े आराम से वो उस चीज को कंटिन्यूस फॉलो करता रहता है। अगर वास्तविकता देखा जाए, अगर वो किसी भी महिला की तरफ चला गया, XYZ, वो रीजन कुछ भी हो, वो एक अलग कहानी है, बट अगर वो किसी कारण से भी किसी अन्य के रिलेशन में आ गया आफ्टर डूइंग द मैरिज, तो वायलेशन तो हो गया ना लॉ का, बेशक किसी को पता लगे ना लगे। अगर वो व्यक्ति कहता है साहब मेरे से तो गलती हो गई, वो गलती नहीं थी, वो जानबूझ के किया गया प्लानिंग के तहत एक काम था अपनी शादी को तोड़ने के लिए। पर राहु की एक खासियत है, वो ऐसे झटके से नहीं तोड़ता किसी भी चीज को ना, वो हर चीज को अपने साथ चिपका के चलता है। हर को, जैसे जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कई कई होते हैं, वो कभी अपनी मैरिज को नहीं तोड़ते। मतलब वो जाके ऐसा नहीं कहते कि अपनी वाइफ को कि लो जी आपसे तलाकनामा और आज से आपकी और हमारी कहानी खत्म, नेवर। बल्कि वो अपने वाइफ को ज्यादा प्रेम दिखाएगा, हर चीज की सुख सुविधा देने की पूरी कोशिश करेगा ताकि उसकी वाइफ एक मुगालते में रहे कि भाई ये तो बहुत तेरे से प्रेम करता है, ये तो मैरिज को तोड़ना ही नहीं चाहता, ताकि उसकी वाइफ ही पकड़े जाने पर सपोर्ट में आके खड़ी हो कि साहब ये तो आदमी बड़ा शरीफ है, दूसरी औरत ने ही इसके साथ गड़बड़ किया है जिसके कारण से ये साइड में हो रहा है, इसका कोई कसूर नहीं, बंदा बिल्कुल ठीक है। तो बंदे की प्लानिंग समझो, जिसके साथ उसने दगा किया है वही उसकी सपोर्ट में आके खड़ा हो, जिसके साथ चीटिंग हुई है वही उसको सपोर्ट करे। यही तो राहु है। प्लानिंग का क्या मतलब हुआ? जिसकी आप जेब काट लो वही आके कहे नहीं जी इसने जेब नहीं काटी, ये तो बड़ा ईमानदार आदमी। ये राहु है। पर केतु ऐसा नहीं है। केतु अनजानापन है, गया था किसी की भलाई करने, हो गया बुराई। वो गलतियां हैं, माइनर पार्ट में वो थोड़ा हिल जाता है जिससे प्रॉपर डिसीजन स्ट्रांगली नहीं ले पाता, तो थोड़ा बहुत माइल्ड हो जाता है, थोड़े बहुत माइल्ड में ही वो इंसिडेंट हो जाता है और वो गलती हो जाती है। 7th हाउस में अगर केतु है तो अनजाने की गलती। अनजाने की गलती का क्या मतलब हुआ? वो 7 लॉज को वायलेशन कर दे। जैसे कि एक वाइफ, उस वचन में आता है कि कोई भी धर्म पत्नी पति को बिना बताए कहीं पर भी, बाग में, बगीचे में, इवन अपने पियर ससुराल, कहीं पर भी अपने पति की परमिशन के बगैर ऐसे स्थान पर भ्रमण करने के लिए नहीं जाएगी, और वो भी पर पुरुष के कहने पर। अच्छा, पर पुरुष डिफाइन नहीं किया। पर पुरुष का मतलब तात्पर्य केवल अपने पति को छोड़ करके किसी के साथ भी
अगर वो कहीं जा रही है तो इसमें हस्बैंड परमिशन रिक्वायर्ड। बट मान लीजिए उसका कोई रिलेटिव आ गया, कोई बहुत खास रिलेटिव आ गया और उन्होंने कहा चलो जी हमारे साथ, बेशक आप हमारे घर पे ही चलो, और उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वो गलती वो जानबूझ के नहीं की, उसने उसे किसी इंटेंशनल से नहीं करी, पर वहां पर एक वॉयलेशन हो गया। पॉइंट समझ रहे? केतु, तो केतु सिली मिस्टेक्स को दिखाता है। इस तरीके से हम लोग इसमें करते हैं। हाँ फातिमा बताइए। जी सर, नमस्ते। सर मैंने एक क्वेश्चन करना था। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कि सर साइडेरियल एंड ट्रॉपिकल के हवाले से सर कुछ आप बता सकते हैं? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, प्रश्न नहीं समझा, क्या कह रहे हैं आप? सर ये जो है साइडेरियल एंड ट्रॉपिकल, तो सर एक एस्ट्रोलॉजी में एक सब्जेक्ट है, तो सर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, आप इसको हिंदी थोड़ा में सा। बताइए, हिंदी में, मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? सर हिंदी में तो मुझे भी नहीं पता इसका को क्या कहते हैं। साइडेरियल क्या बोल रहे हो आप? सर ट्रॉपिकल, ये जो वेस्टर्न फॉलो करते हैं हाँ, एस्ट्रोलॉजी में, और जियो साइडेरियल जैसे कि मून को फॉलो किया वैदिक मून में। को वो फॉलो नहीं करते, मून को हम फॉलो करते हैं, वो सन को फॉलो करते हैं। जी तो जी प्रश्न सर, क्या ये हुआ? पूछना चाह। सर ये कुछ डिग्रीज का इसमें कुछ डिफरेंस होता है इन दोनों, ये जो दो थ्योरीज हैं। दोनों थ्योरी बिल्कुल फातिमा डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है। देखिए, ज्योतिष का एक सूत्र याद रखिए, देश काल और स्थिति। देश सर यानी कंट्री, काल मैंने जो इस समय का प्रेजेंट का समय चल रहा है, और स्थिति का मतलब होता है सिचुएशन, वहां की ठीक कल्चर, है सर। उसके हिसाब से ज्योतिष कहा जाता है। जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट की कल्चर अलग है, वेस्ट की थिंकिंग लेवल अलग है, तो वहां पर जो एस्ट्रोलॉजी अप्लाई होगी वो हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों की कल्चर, बेशक कंट्री के नाम अलग अलग है, पर काफी कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती कल्चर है। काफी, आप नेपाल चले जाओ, वहां हिंदी बोलोगे आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वहां नेपाली आदमी बड़े प्यार से हिंदी बोलेगा आपके साथ। आप श्रीलंका में चले जाओगे, वहां पर भी हिंदी बोलने वाले और हिंदी समझने वाले आपको मिल जाएंगे। पाकिस्तान का तो खैर कहना ही क्या, वहां तो सारे हिंदी भाषी टाइप के मिलेंगे। तो आपका मतलब ये समझिए बात को, तो वहां पर हमारे यहाँ पर वो अप्लाई नहीं होंगे फार्मूले जो उनके वो चलते हैं। दूसरी बात है, वो बहुत ज्यादा डेप्थफुल चाहते नहीं है। हमारी एस्ट्रोलॉजी इतनी डेप्थफुल इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मकसद, इंडियन एस्ट्रोलॉजी का मकसद केवल भविष्य कथन कहना नहीं है। ये चीज मैं आपको बता दूं, जहां पे लग गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसका मकसद केवल भविष्य कथन नहीं है, उसका मकसद है अपने जीवन को समझना, अपने जीवन की कार्मिक सिचुएशन को समझना, और ऐसा क्या करे जिससे उसके आने वाला फ्यूचर, फ्यूचर से मतलब एवरी इंडियन का फ्यूचर से मतलब ये होता था किसी जमाने में, इस जन्म के बाद नेक्स्ट बर्थ मेरा कैसा होगा, इस जन्म का में अच्छे कर्म का मतलब नेक्स्ट बर्थ जो मेरा होगा वो अच्छा होना चाहिए। पूरी की पूरी थ्योरी, पूरा का पूरा प्रेशर ऋषि ने इस चीज पर बहुत लगाया, इसलिए हमारा ये सिलेबस भी बढ़ जाता है इस चक्कर में। स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजी पार्ट इसमें जुड़ जाता है, और वहां पर ये पार्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है। वहां साइकिक रीडिंग ज्यादा है, साइकिक रीडिंग मानव विज्ञान। इंडियन आदमी कभी साइकिक रीडिंग से खुश नहीं होगा, नेवर, क्योंकि एक तो ऐसे देश से, एक ऐसी जगह से वो आया हुआ है जहां पर ज्ञान का भंडार है। तो सेम बात है, जहां पर मान लीजिए किसी आगरा की चाट मशहूर है, अब आगरे का आदमी जो बड़ी अच्छी अच्छी चाट खा रहा है और वो किसी ऐसे शहर में जाके गोलगप्पे खाएगा, तो हो सकता है वो सेटिस्फाई ना हो, ये पक्की बात है। कहीं पर कचौड़ी बहुत अच्छी बनती है और वहां पे कचौड़ी बड़ी शानदार बनती है, लोग वहां के खाते हैं, और वो बंदा वहां पे कहीं बाहर जाएगा, हो सकता है सेटिस्फाई ना हो। यही हाल इंडियन का है या इंडियन रीजन का है, आप ये समझिए। ये लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से सेटिस्फाई हो भी नहीं सकते जब तक इनको पितृदोष के बारे में नहीं बताओगे। बताओ कैसे समझ में आएगा इनको कि ज्योतिष भी हो रहा है?
नहीं आ सकता है। और वहां पे पितृ का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वहां फोर फादर्स का इतना बड़ा कंसेप्ट ही नहीं है। वहां तो जो कुछ है ये यही जन्म है, प्रेजेंट का सिनेरियो है, एक ब्रेन है, एक माइंड है, बात खत्म। ब्रेन आपका कैसे अपब्रिंग हुआ है, कैसे उसमें वो हर चीज के पीछे प्रैक्टिकल चीजों को लेकर के चलते हैं। वो कहते हैं अच्छा तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, अब प्रैक्टिकली आपको ये करना चाहिए। बट इंडियन एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट है। वो कहती है कुछ पाप कर्मा जो आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं, जब तक आप इनकी स्पेसिफिक रेमेडी नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस कार्मिक सिचुएशन से जब तक बाहर नहीं आओगे आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाए। थिंकिंग लेवल पर चीजें नहीं बनती और बिगड़ती। ये चीज समझाने की बात इंडियन एस्ट्रोलॉजी करती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है जो भी कुछ है वो आपका थॉट प्रोसेस है। अगर हम आइडियलिस्टिक सिचुएशन को देखें तो हमें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की ये फिलॉसफी बिल्कुल सही प्रतीत होती है कि हाँ भाई जो हमारे थॉट्स हैं सब कुछ है। अरे भाई मुझे ये बताओ, मैं एक लॉजिक की बात ही करूं, कौन आदमी अपने बारे में बुरा सोचता है इस संसार में पैदा होने के बाद? कौन आदमी कहता है कि भाई मेरा बुरा हो जाए? कोई नहीं सोचता। कौन आदमी राइज नहीं करना चाहता? कौन आदमी कंपनी का सीईओ या एमडी नहीं बनना चाहता? तो इसका मतलब जो लोग सीईओ नहीं बन पा रहे, एमडी नहीं बन पा रहे, बड़ा बिजनेस नहीं अचीव कर पा रहे, सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे, इसका मतलब तो आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये हो गया कि उनका थॉट प्रोसेस गलत है। अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उनका थॉट प्रोसेस गलत है। वो यानी कि अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, इस वजह से वो यहाँ पर है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की फिलॉसफी के अनुसार। पर ये तो वास्तविकता नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो बड़ा अच्छा सोचते हैं अपने बारे में पर राइज नहीं कर पाते। और जब हम इसको कुंडली के माध्यम से जन्म पत्रिका वैदिक ज्योतिष में देखते हैं तो हमें समझ में आता है अरे वाह, ये तो बात हमें समझ में आया ही नहीं। आज मैं सुबह ही एक कुंडली देख रहा था, अमावस्या दोष था। अमावस्या दोष के जो मैंने लक्षण बताए उसके फादर ने कहा सर बिल्कुल ऐसा कैसा है। अब आप सोचिए ये थिंकिंग कहां से आ गई। मैंने उस आदमी को देखा नहीं, मैंने समझा नहीं और हम उसको बता रहे हैं। तो हमारा इंडियन एस्ट्रोलॉजी या जिसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मोर डेप्थफुल है। वहां पर वेरिएशंस नहीं है, हमारे यहाँ पर वहां वेरिएशंस बहुत है। ठीक है, चलिए। सर इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने 2-3 लोगों से पूछा अभी कि कोई डिग्रीज का कोई इसमें है कि जैसे कि वेस्टर्न। नहीं बिल्कुल नहीं है, वो आपके समझने में गलती हुई है। एक होता आयन, आयनांश, आयनांश के बारे में मैं कभी डिटेलिंग करूंगा, है ना, ये नहीं तो क्लास कहीं और मोड पे चली जाएगी। जो आप पूछना चाह रहे हैं। गुरुजी जब लगन से सप्तम में लग्नेश बैठा हो तो हमें 7 गिनना है सप्तम से, तो वापस हम लगन पे आ जाते हैं। और लगन को और सप्तम को हम कभी आरूढ़ लगन नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम फिर वहां से दशम पे जाएंगे जी। तो समस्या यहीं पे आ रही है कि किस केस में क्या कहते हैं दशम कहाँ से गिनना है। जब हमें मालूम है कि पहले ही वो लग्नेश पे जाएगा तो हम शुरू से ही उसको दशम में गिन लें, मतलब चौथा भाव को मान लें आरूढ़ लगन। ऐसा है मुकेश मंगला जी, मुझे कोई अगर कह दे जी मेरा मंगल नीच राशि में लगन पे है, मेरा कोई कह दे मुझे कि नीच राशि का मंगल लगन पर है, अच्छा तो मुझे कहने की समझने की जरूरत नहीं कि कर्क लगन है। हाँ ठीक है, सही बात है। बेसिक में बताया जाता है तो उनको ऐसे समझाने का एक तरीका है, इट्स ए वे। आप ऐसे भी याद कर लो, अगर वो चीज कहां पर बन रही है तो उसका चौथे में जाएगा कि 7वें में जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आरूढ़ लगन कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं, वो आप आराम से डिसाइड बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं, इसमें क्या कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर सप्तम में आरूढ़ लगन बन रहा है तो याद कर लीजिए कि चौथे में जाएगा, अगर लगन में बन रहा है तो याद कर लीजिए दशम में जाएगा, ऐसे याद भी कर सकते हैं आप। अच्छा, मतलब सिंपल ये फॉर्मूला है ये फार्मूला है, सप्तम में बने तो चौथे में ले जाओ, पहले में बने तो 10 में ले जाओ। और एक आदमी कहता है यार मैं तो मुझे समझ में नहीं आया, कैसे हो गया? फिर बताओ आप क्या करोगे? अब किसी का लगन का लॉर्ड चौथे में है,
अब सिंपल सी बात है, वो आगे चल करके 4 गिनेंगे तो सप्तम आएगा, हाँ जी, और जो सप्तम आएगा वो चौथा हो जाएगा। पर हमने तो उसे समझाया कि जितना भाव आगे जाएगा उससे आगे उतना गिनो। अब वो तो बेचारा गिनने बैठ दशम आ जाएगा, गया। वो कहेगा सूत्री गलत है। अभी तो आपने बताया कि लगन का लॉर्ड तीसरे पे जाए तो वहां से 3 गिनो तो 5वां आना चाहिए। अब हम लगन के लॉर्ड को 4 में ले जाते हैं तो उससे 4 गिनेंगे ना, वो तो 7वां जी हाँ आएगा। जी, और आपने कह दिया हाँ 7वां जी, नहीं है तो चौथा। पर उसको जब आप डायरेक्ट चौथा बता दोगे तो उसकी जान को समस्या खड़ी हो जाएगी, उसको रात को नींद नहीं आएगी। यार ये क्या हुआ, मेरे मामले में तो सूत्र अप्लाई हुआ ही नहीं, बाकी सबके हो गया। सिंपल। तो इसलिए ये बताने का एक तरीका है ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। क्लियर? ठीक है गुरु जी, ठीक है जी, धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी, हम्म। गुरुजी, अगर लगन में 2 ग्रह बैठे हो तो फिर उनको कैसे देखेंगे आरूढ़ लगन में? देखिए नीलू जी, बड़ा सिंपल है, कभी कंफ्यूज मत हो। जो आपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का मतलब ही ये होता है जो उसमें पढ़ा हूबहू आप इसमें डाल दें। लगन क्या है? लगन आपकी पर्सनैलिटी है, जी, आपका व्यवहारिक पक्ष है, आपका आप संसार से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो आपका व्यवहारिक पक्ष है। अब 2 ग्रह बिठा दिया आपने, 2 क्या चाहे 3 बिठा दो। 6 हर नंबर ग्रह की कुंडली, चक्कर वो में मत मतलब राशि। ऐसे कभी कोई भी स्टूडेंट ज्योतिष नहीं सीख पाएगा। सबको मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप ये रट्टा मारे कि नंबर 6 था या नंबर 8 था, नंबर 10 था, नेवर। हमेशा लॉजिक को समझो। अभी मंगला साहब को मैं यही तो समझा रहा था कि मैं आपको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं, जैसे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को सिखाया जाता है। मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं कि अगर लगन का लॉर्ड लगन में बन रहा है तो जी सीधा दसम को बना लो। अब पर ऐसे फार्मूले कितने याद रखोगे आप? फार्मूला सिंपल एक याद रखो भी, लगन का लॉर्ड कितना पॉइंट आगे जाएगा। अगर लगन का लॉर्ड 5वां जा रहा है तो उससे 5 आगे गिनो तो 9वें को आरूढ़ लगन बना लो। सिंपल। तो अब ये फार्मूला आप सबको फिट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप फार्मूला बेस चलें, 2 ग्रहों से 3 से 5 से मत घबराएं। हर ग्रह के अपने गुण हैं, हर ग्रह की अपनी एक मिरर इमेज है, वो चीज उसके अंदर आ जाएगी। सिंपल। लगन पे बैठा है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा असर उस ग्रह का लगन पर होना है। सिंपल सी बात है। यानी कि जी। उसके गुण जो पब्लिक देख रही है वो उस गुणों को ज्यादा देखेगी। सपोज करो किसी का मंगल लगन पे आ गया, आरूढ़ लगन पे। अब मंगल क्या करेगा? मंगल एक फायरी प्लेनेट है, एनर्जी का प्लेनेट है। तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा उस आदमी को कहेगा यार बड़ा एनर्जेटिक आदमी है, बड़ा फायरी आदमी है, यार काम बहुत करता है, मेहनती बहुत, पर यार गुस्सा भी बहुत खा जाता है, 1 मिनट में झगड़े पे उतर आता है, मतलब जरा सी भी सुनता नहीं है 1 मिनट में, 1 मिनट में झगड़ा आप। अब ये उसकी इमेज किस लिए आई? क्योंकि लगन पे मंगल था। सिंपल। 2 में 3 में बिल्कुल मत घबराओ। बुध आ गया, बुध का मतलब, अब बुध जो है, बुध तो चुप है, शांत है, वो तो फाइनेंस का दिमाग लगाता रहता है हमेशा, पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा। और चूंकि कम्युनिकेशंस की पावर मरकरी के पास है तो ऑलवेज वो बहुत बढ़िया बोलेगा सामने वाले से। इसीलिए लाल किताब में तो इसे बुद्ध को बोलने वाला तोता बोला गया है, बोलने वाला तोता। अब ये किसका मतलब, वो बोलता बहुत है और बहुत बढ़िया बोलता है, मिमिक्री कर सकता है, किसी की नकल उतार सकता है, हुबहू आवाज बना सकता है, गुड स्पीकर्स। गुड स्पीकर्स हो सकता है। तो ये चीज सिंपल है। तो पब्लिक उसको किस लिए जानेगी? अब हमारे सामने एक नाम आता है कपिल शर्मा, कपिल शर्मा शो, दिमाग में तुरंत आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी टाइमिंग ऑफ कॉमेडी बिल्कुल सेट है, और कपिल शर्मा एक कॉमेडियन है। हम उस चीज को उसको, अब उसकी इमेज यही है। अब आप ये सोचो कि वो भगत सिंह का जो किरदार कर रहा है, वो फिल्म आ रही है और उसमें भगत सिंह का किरदार निभा रहा है, या सुखदेव साहब का किरदार निभा रहा है, या सरदार पटेल का किरदार निभा रहा है। लोग सुनेंगे और उसको देखने से पहले रिजेक्ट कर देंगे। ये होती है इमेज, कि लोग आपको किस रूप में देखते हैं, किस रूप में मानते हैं, किस रूप में देखना पसंद करते हैं। हम वही तो स्टडी कर रहे हैं कि आपके साथ आरूढ़ लगन में क्या है
जिसके कारण आपको लोग जानते हैं और किस वे में जानते हैं आपको। और इमेज तो इमेज है साहब, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। प्रसिद्धि हमेशा पॉजिटिव चीज के लिए नहीं होती। कुछ लोगों के जीवन में प्रसिद्धि गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोग रातों रात फेमस तो हो जाते हैं, पर नेगेटिव वे में फेमस हो जाते हैं, है ना। अभी देखिए कुछ संत लोग जो है रातों रात और भी ज्यादा फेमस हो गए, कुछ ज्यादा ही, आवश्यकता से ज्यादा, जेल पहुंच गए। अब ये उनके लिए अच्छा हुआ बुरा हुआ? ये बहुत बुरा हुआ उनके लिए। पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता और अचानक से वो लाइमलाइट में आ जाए, पर किसी नेगेटिव कारण से। आपको अभी देखिए मौलाना साद का एक प्रकरण चल रहा है हमारे यहाँ जमात के विषय में, हमारे हिंदुस्तान में। वो साद को ढूंढते फिर रही है पुलिस। कोई हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से मुस्लिमों को छोड़ के कोई शायद उसको जानता हो, कोई नहीं जानता उसको। हम तो नहीं जानते अभी तक, इतने साल के मैं उम्र का हो गया, मुझे नहीं मालूम कि कोई चीज ऐसा भी चलता है हमारे देश में। अब वो नेगेटिव चीज के कारण फेमस है, वो पॉजिटिव के कारण फेमस नहीं है। नीरव मोदी को पैसे का आम आदमी नहीं जानता था, नीरव मोदी को आम आदमी नहीं जानता था। बड़े आदमी तो जानते होंगे, पर आम आदमी नहीं जानता था हिंदुस्तान का। जब से वो भागा है, जब से आम आदमी भी जान गया भाई नीरव मोदी कौन है। परंतु अब विजय माल्या को क्या फेमस मिला, उसको भगोड़ा कह देते हैं। अब ये जो फेम आया, ये नेगेटिव फेम है। और ये चीजें आरूढ़ लगन से पता चलती हैं कि किस भाव का नेगेटिव फेम आपकी लाइफ में आया है। और हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डायग्नोज करें, कहां से नेगेटिव फेम हमें आ सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन हमारे फेम की रुकावट है, कौन नहीं है, उन सब चीजों पर पॉइंट आउट करना चाहिए। और आफ्टर दैट हमें उसकी रेमेडी को फॉलो करना चाहिए। जो भी रेमेडी होती है उसको आरूढ़ को ठीक है, आरूढ़ को ठीक करने का तात्पर्य है जैसे हम अपने शीशे को साफ करते। हमने पहली क्लास में कहा था आरूढ़ मीन्स मिरर इमेज। अब भाई मिरर इमेज में इमेज साफ कैसे होगी, आपकी इमेज क्लीन कैसे आएगी? जब शीशे पे ही धूल लगी होगी। पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? अगर जिस मिरर में आप देख रहे हैं, जिस शीशे में आप देख रहे हैं अपनी इमेज को, वहां पर अगर धूल लगी हुई है तो आप सोचिए उसमें आपका चेहरा साफ कैसे आ जाएगा। अगर आपके आरूढ़ लगन के लगन पर कोई धूल जमी हुई है तो आपकी इमेज का रिफ्लेक्शन क्लियर कट कैसे साफ आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो अब सबसे पहले चेक करो जिसमें आप अपनी मिरर इमेज देख रहे हो वो क्लीन है या नहीं है। अगर वो आरूढ़ लगन के लिए साफ सुथरा ग्रह है तो नो डाउट वो इमेज को साफ बना रहा है। अगर पाप ग्रह है तो आपकी इमेज पर डेंट लगा रहा है, मींस धूल लगी हुई है उस मिरर पर। उस मिरर की सफाई करनी है, यानी कि जो प्लेनेट नेगेटिव बना हुआ है उस नेगेटिव प्लेनेट की सफाई करनी है। और नहीं तो आपकी इमेज कितना मर्जी प्रयास कर लो, वो तो नेगेटिव सेंस में ही जाएगा। जैसे कुछ लोगों की तकलीफ है, साहब मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत काम करता हूं, सारे मेरे कंपनी में जानते हैं कि मैं बड़ा मेहनती हूं, पर मुझे क्रेडिट नहीं मिलता। मुझे समझ में नहीं आता, मेरा बॉस जब भी मुझसे मिलता है हमेशा कहता है कि फलाने राम तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है, तुम्हारा काम एक्सीलेंट है। अब उस बेचारे को समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है। कुलीग कह रहे हैं काम बहुत अच्छा है, बॉस कह रहा है काम बहुत अच्छा है, तो बंदा कहेगा ना आप मुझे प्रमोट करो, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। हर कोई तो कह रहा है मेरा काम अच्छा है, फिर आप मुझे आगे क्यों नहीं पहुंचा रहे? आप जब बॉस से बात करेंगे अकेले में ऐसे व्यक्ति के बारे में, तो बॉस एक दो ऐसे पॉइंट बताएगा। बॉस ये कहेगा काम बहुत अच्छा करता है, नॉलेज भी बहुत अच्छी है, पर इसके साथ ये ड्रॉबैक है, कल को हम उसको ऊंची सीट पे बिठा दें और हमारी ऐसी तैसी कर गया तो, यानी कि वो फियर में है। इस आदमी को अगर थोड़ा ऊपर पहुंचा दिया तो कहीं ऐसा ना हो ये हमारे साथ बड़ी भारी प्रॉब्लम बन जाए हमारे लिए।
अब वो उसकी बेचारे का इमेज का प्रॉब्लम है, वो इमेज का प्रॉब्लम है। और कभी कभी तो आप देखें कि एक आदमी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ा अच्छा टैलेंट है उसके अंदर, बॉस कहता है यार इसको आगे बढ़ा दो। जैसे कंपनी में लोगों को पता चलता है इसकी तरक्की होने वाली है, सारे जाके बॉस के पीछे लटक जाते हैं, नई नई कहानियां बताते हैं उसके बारे में कि बॉस आपका असेसमेंट टोटल गलत है, आपका तो असेसमेंट ही टोटल गलत है, आप तो गलती खा रहे हो। बंदा फिर वो कह देगा यार इसको आगे प्रमोट मत करो, जो हो गया सो हो गया, और आगे नहीं करेंगे इसको। ये सारा खेल इमेज का है। और इमेज क्यों खराब हुई? क्योंकि आपका लगन का लॉर्ड कहीं ना कहीं, या लगन का लॉर्ड, उसमें मिरर में गड़बड़ी थी। ये सारा का सारा खेल है। आज की क्लास, आज हम बात करेंगे आरूढ़ लगन की शक्ति की। आज हम बात करेंगे कि आरूढ़ लगन की रेमेडी के विषय में कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आरूढ़ लगन का जो लगन है वो एक तरह से ब्रह्मा जी की तरह है। अब ब्रह्मा जी की जो शक्ति है वो मां सरस्वती है। हर देवी देवता की एक फेमिनी पावर होती है, और आरूढ़ लगन में जो भी आरूढ़ बनता है, भाव का आरूढ़, उससे 7वें भाव में उसकी शक्ति समाई होती है। और शक्ति का आवाहन करने से, शक्ति का आह्वान करने से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। शक्ति तंत्र शास्त्र में कहते हैं जो शव पर आरूढ़ है, शव मैंने डेड बॉडी, शवारूढ़, शव पर जो आरूढ़ है, जब उस पर देवी विराजमान होती है, मतलब शक्ति विराजमान होती है, तो शव शव नहीं रह जाता, वो शिव हो जाता है। आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें मां काली युद्ध भूमि में दौड़ रही है और सभी का संहार कर रही है, और वो इतनी ध्यानस्थ हो जाती है युद्ध में कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि कौन मेरे सामने आ रहा है और कौन नहीं। बड़ा प्रचंड युद्ध लड़ती है। उसे शांत करने के लिए देवी देवता स्तुति करते हैं, पर शांत नहीं होती। आखिर में भगवान शिव स्वयं उसके मार्ग में आ जाते हैं, और जब उनका देवी का पांव उनके शरीर पर लगता है, और जब वो देखते हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे तुम्हारे पति देव भगवान शिव आ गए, तो उनके मुंह से जीवा निकल जाती है। अब ये तो बात थी शिव और पार्वती की। हमारे हृदय का जो स्पंदन है, हमारे जो हृदय का स्पंदन है, जब ही होता है जब देवी हमारे हृदय चक्र पर विराजमान होती है, अर्थात हमारी पल्स, हमारी बीट हमें देती है, हमें प्रदान करती है। वो कुंडली का चौथा भाव है। चौथा भाव कुंडली का हृदय स्थल कहा जाता है, और मां का स्थान भी चौथा ही है। इसीलिए जब हमारा जन्म होता है आत्मा के साथ, और चौथे भाव से ही हृदय को गति प्राप्त होती है। हृदय में रक्त संचार जो होता है उसको एक तरंग मिलती है। इस प्रकार से हमारा हृदय चलायमान होता है। ये बड़ा भारी कंसेप्ट है, हृदय का, मां का, मन का। और जब हमारा हृदय चलायमान होता है तो एक प्रकार से जीवन की प्राप्ति हमें मिलती है। आइए अब हम देख रहे हैं जीवन में जो भी कुछ मिलता है हमें, उसमें काफी हद तक शक्ति का बड़ा सहयोग है। जो व्यक्ति शक्तिशाली है, जो शक्तिशाली पुरुष है, या इस संसार में जो भी शक्तिशाली है, वो चीजों को अचीव करने में बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है। जो कमजोर है वो चीजों को प्राप्त नहीं कर पाता। अचीवर्स अचीवमेंट पे अचीवमेंट करते हुए चले जाते हैं, और कमजोर लोग जो अचीवर्स के द्वारा संघर्ष करने के उपरांत जो चीजें वो छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, वो उन त्यागी हुई चीजों को उठा करके उनसे अपना गुजारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
कि शेर को मैं यहां पर एक उदाहरण के रूप में रखता हूं कि ये अचीवर है, पुरुषार्थी है, शक्तिशाली है। शेर का संबंध शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, सिंह का संबंध शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। वो जब भी जानवर को मारता है तो ताजा जानवर का शिकार करता है, मतलब, और जितना खाना चाहता है खा के छोड़ जाता है, वो पूरा नहीं खा पाता। तो उसके बाद उसके साथीगण जो से छोटी कैटेगरी के हैं, सियार है, लोमड़ी है और जो हिंसक जानवर है, वो उसका छोड़ा हुआ मांस, उसका त्यागा हुआ मांस या शेर के द्वारा त्यागा हुआ मांस या शिकार को वो लोग खाते रहते हैं और अपना पेट भरते। तो रिस्क और फाइट शेर करता है। वही व्यक्ति रिस्क लेगा, वही व्यक्ति फाइट करेगा जिसके पास शक्ति है। शक्ति को हमने देखना है कि भाव से सप्तम पर शक्ति का वास है। जैसे आप अपने D1 चार्ट में देखते हैं, D1 में आप स्वयं बैठे, लगन में आप स्वयं बैठते हैं, यानी कि सेल्फ। फर्स्ट हाउस स्टैंड्स फॉर द सेल्फ, बट 7th हाउस आपके स्पाउस का है। स्पाउस यानी आपकी शक्ति। और एक और सूत्र मैं बता देता हूं आपको, पहला भाव और 7वें भाव में सबसे ज्यादा इमोशंस बंधे हुए होते हैं। आदमी सबसे ज्यादा या तो अपने लिए इमोशनल होता है या अपनी वाइफ के लिए इमोशनल होता है, यानी कि अपने जीवन साथी के इमोशनल होता है। ये इमोशंस के दो बड़े केंद्र होते हैं। 10th भाव में इमोशंस नहीं होते और 10th भाव में इमोशंस होने भी नहीं चाहिए। अगर 10th भाव में इमोशंस होंगे तो कार्य क्षेत्र पर बड़ा भारी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आप जब काम करते हैं अपने ऑफिस में, वहां इमोशंस का कोई स्थान विशेष करके नहीं होना चाहिए। ये कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब हम एक बात करते हैं। जैसे लगन मैंने कल बताया था, आरूढ़ लगन में जो भी उसके सप्तम बैठेगा, यानी कि आरूढ़ लगन के सप्तम भाव में जो भी ग्रह होता है वो एक तरह से बैरियर का काम करता है, एक तरह से आपके लिए रुकावट का कार्य करता है। पर यहाँ कुछ परसेप्शंस और कुछ अपवाद भी है। क्या अपवाद है? 2 चीजों में अपवाद है। यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह उच्च का हो जाए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, वहां पर शुक्र जैसा ग्रह बैठा हो या गुरु जैसा अकेला बैठा हो ग्रह, तो वो लोग आपकी सपोर्ट में आ जाते हैं। फिर ये सूत्र बहुत ज्यादा कार्य नहीं करेगा, वो आपके लिए बैरियर का काम करते हैं। बैरियर का काम का मतलब है वो आपके लिए रुकावट का काम करते हैं। सप्तम भाव आपके लिए वर्ल्ड है, आपके लिए संसार है, इसीलिए इसको माया का दरवाजा कहते हैं। माया का दरवाजा यहीं से खुलता है। अब हम इसको और अगर डेप्थ में जाकर के सोचें और हम देखें कि यार कुंडली में के आरूढ़ लगन को कैसे समझा जाए। यहाँ पर केंद्र जो है 4 है। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र स्थान है। ये इसी तरह से समझिए जैसे कि एक घर है, उसके 4 दरवाजे हैं, या एक कमरा है। आप लगाइए कि आपका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का तात्पर्य है कि जहां पर आप आने जाने वाले लोगों को बिठाते हैं। उसमें 4 दरवाजे हैं। एक दरवाजा ऐसा है जिस दरवाजे से आप एंट्री करते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। आने वाले लोगों से, मेहमानों से मिलते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। वो आपका अपना पर्सनल दरवाजा है, घर की तरफ चला जाता है। आप वहीं से पर्सनल लेवल पे अंदर के अंदर, आपने देखा होगा बॉस लोगों का एक अलग से दरवाजा होता है, या कोर्ट में जज जो होते हैं उनका एक अलग से दरवाजा होता है आने जाने का। वो आम रास्ते से नहीं जाते। आप कुछ ऐसा ही मकान समझिए। जो आपका फर्स्ट हाउस है, ये आपका पर्सनल दरवाजा है, यहाँ आपका सब कुछ पर्सनल लेवल पे असेसमेंट होता है। एक है आपका जो 7वां दरवाजा, जो बिल्कुल आपके अपोजिट है। अपोजिट का मतलब उस कमरे से बाहर जाना। आप घर के अंदर से आए, फर्स्ट डोर से आपने एंट्री ली, अब आपने 7वां यानी कि बिल्कुल अपोजिट वाले दरवाजे से अगर बाहर जाना चाहेंगे आप, तो नंबर 1 बात, वहां पर 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए बिल्कुल रास्ता साफ है।
आप बाहर जा सकते हो। ये जो बाहर है ये संसार है, लोग हैं आपके, बाहर के लोगों के साथ आप कैसे उनकी मदद लेंगे, ये मदद का भाव भी है, ये आप अभी आपको आगे बताऊंगा। तो आप समझें कि वो बाहर जाने में आपको रुकावट नहीं होगी, अर्थात आपको फेमस होने में रुकावट नहीं होगी। अगर उस डोर के ऊपर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो एक तरह से वो आपके दरवाजे पर बैठा हुआ ग्रह आपके रास्ते की रुकावट है। अब इसमें ये भी सूत्र काम करता है, भाई ये आपके लिए कैसा है ग्रह। अगर वो ग्रह पाप ग्रह है, एक तो आप ध्यान रखिए पाप ग्रह बड़े शक्तिशाली होते हैं, शुभ ग्रहों में इतनी शक्ति नहीं होती। शुभ ग्रह आपको शांति तो देते हैं पर अशुभ ग्रह में ताकत ज्यादा है। तो जो अशुभ ग्रह होगा तो शक्तिशाली है, वो आपको तो बिल्कुल ही नहीं बाहर जाने देगा। अब बाहर जाने देने का मेरा तात्पर्य क्या है, अर्थात आपको फेमस नहीं होने देगा वर्ल्ड लेवल पे। जैसे एक डॉक्टर है और वो अपने मोहल्ले के अंदर बहुत बेस्ट डॉक्टर है, सारे डॉक्टर सारे के सारे मोहल्ले वाले उससे अपना इलाज कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी कभी कभी यदा कदा इधर उधर से भी लोग आ जाते हैं, पर उसको बाहर के लेवल मतलब अपने शहर से बाहर कोई नहीं जानता। इसका मतलब उसको वर्ल्ड उसको नहीं पहचानता। इसका मतलब सप्तम भाव में कोई ना कोई बाधा है, या सप्तम मेष सप्तम भाव का स्वामी कहीं ना कहीं बाधा में फंसा हुआ है। इसका मतलब आप समझ गए कि इसका मतलब या तो बड़ा बाधा में फंस गया है, तो वो व्यक्ति आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, जिससे वो जितना अपनी प्रतिभा के सहारे जितना प्रसिद्ध होना चाहता है नहीं हो पाता। यही तो हम स्टडी कर रहे हैं कि आखिर क्या चीज है ये, क्यों हम फेमस नहीं हो पा रहे, क्यों अपने कार्य क्षेत्र में हम सफल नहीं हो पा रहे। तो इस पॉइंट को आपने समझ लिया कि भाई सप्तम में जो बैठा है वो है। हाँ, अगर आपका फेवरेबल प्लेनेट है, शुभ ग्रह है, जैसे गुरु बैठा है अकेला या शुक्र अकेला बैठा है, तो ये है कि वो भी रास्ते की रुकावट है एक प्रकार की, और बहुत माइन्यूट लेवल की है, बहुत छोटे लेवल की रुकावट है। वो सिर्फ आपको कुछ एक लेसन देना चाहते हैं, वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। आप उनसे बड़े प्यार से प्लीज करके आप बाहर निकल जाइए, आपको रास्ते जाने के लिए दे देंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि आप खुद ही इतने शक्ति संपन्न हो जाओ कि दरवाजे पर कोई भी खड़ा है, आप उसको तो दरवाजे को तोड़ के बाहर निकल जाओ या उस बंदे को साइड में कर दो। इतना अपने अंदर शक्ति सामर्थ्य हो या तो भी आप उस वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर पाएंगे। अब दो भाव और बच गए, एक फोर्थ हाउस यानी एक तीसरा दरवाजा भी है और एक चौथा दरवाजा भी है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र का है, दसम भाव का। दसम भाव में जो आरूढ़ लगन के जो दसम भाव में जो ग्रह बैठे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दसम भाव आपको सिद्धि प्रदाता है। क्या वो आपके सिद्धि प्राप्त करने में आपकी रुकावट है क्या, या उसके लिए हेल्पफुल है, ये हमें देखना होगा। फोर्थ हाउस जिसे अक्सर हम मन का घर कहते हैं, वहां पर जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट आरूढ़ लगन के लिए। यानी कि आरूढ़ से चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह और 10वें में बैठा हुआ ग्रह अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति रखते हैं। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि भाई दसम भाव में इमोशंस का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए या इमोशंस का कोई स्थान नहीं है। अगर उस दसम भाव को लेकर के आप इमोशनल हो रहे हैं तो ये मैटर आपके लिए बहुत 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 गड़बड़ है। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी कि बात थी शक्ति की, तो हमने समझा कि इन हाउसेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें हमारे लिए बाधक हैं, कौन कौन सी परेशान करने वाली हैं, इस पॉइंट को हमें समझा अभी तक। अब हम चलते हैं सप्तम भाव पे। जैसा कि हमने कल क्लास में ये फार्मूला बताया था कि वो आपके लिए बाधक है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? नंबर एक बात, सातवें भाव में
सरस्वती का वास है। अब ये वास नहीं, हमारे यहाँ पर क्या होता है, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी, ब्रह्मा जी की पूजा निषेध मानी गई है। उनको एक श्राप लगा था, श्रापित होने के बाद उनकी पूजा नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य लेते हैं हम लोग, फर्स्ट हाउस में हम सूर्य को प्लेस्ड कर देते हैं, और सेवंथ हाउस में उनकी अपोजिट सूर्य की जो फेमिनी शक्ति होती है वो मां गायत्री होती है। अर्थात जो भी सप्तम भाव में ग्रह बना हुआ है उस ग्रह की गायत्री मंत्र आपको जाप करना चाहिए। उससे एक तो ये फायदा होगा, जैसे सपोज करो किसी का मंगल सातवें में बैठा है तो उसे मंगल गायत्री का जाप करना चाहिए, सूर्य अगर बैठा है तो सूर्य गायत्री का जाप करना चाहिए, चंद्रमा बैठा है तो चंद्र गायत्री का जाप करना चाहिए, गुरु बैठा है तो गुरु गायत्री का जाप करना चाहिए। गुरुजी केतु की भी गायत्री होती है? हर ग्रह की 9 ग्रहों की गायत्री होती है, हर देवी देवता की गायत्री मंत्र होता है। पर देखिए आपको ये चीजें ना बड़े आराम से मिलेंगी नहीं, गायत्री सबकी मिल जाएगी। अगर आप अभी YouTube पे सर्च करोगे तो आपको हर ग्रह की गायत्री मिल जाएगी, हर देवी देवता की गायत्री मंत्र मिल जाएगा। नहीं, कोई आप एक अच्छी मंत्रों की पुस्तक खरीद लेंगे तो उसमें आपको समस्त ग्रहों की और उनकी गायत्रियां मिल जाएंगी। और नहीं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ उसके अंदर मैं इन मंत्रों की गायत्री लिखूं, हर राशि के मंत्र लिखूं, ऐसा मैं सोच के बैठा हुआ हूँ, ऐसा मैं कर रहा हूँ। जी, तो गुरुजी ये जो आपने गायत्री बताई तो ये आरूढ़ लगन से निकाल के तब देखें वो 7th में जो आ रहा है? हाँ जी नीलू जी, आरूढ़ लगन का ही तो चक्कर चल रहा है जी, अपनी क्लास ही आरूढ़ लगन पे चल रही है इस समय हम D1 नहीं कर रहे। सर अगर सेवंथ हाउस में ग्रह बैठा ही नहीं है, राशि बैठी है तो उससे तो राशि का लॉर्ड कौशल, राशि का लॉर्ड सिंपल है ना। मैंने आपको ये अगर सप्तम भाव का लॉर्ड अगर कहीं फंस गया है, वो मैंने सारा आपको डिटेलिंग बताई है, और ज्यादा अच्छा भाई नहीं है तो रास्ता और वो बढ़िया शुभ बैठा है क्या नहीं देखिएगा, ज्यादा अच्छा है कि गुरुजी अगर 10th पे चले जाएं, जैसे सीधा 1 से काउंट करते 7 में तो नहीं करते, सीधा 10 पे जाएंगे तो तब वहां देखें। मैं समझा ही नहीं आप कहाँ पर फंसे पड़े हो। जैसे लगन में सपोज उसका लॉर्ड 7th में आ गया तो 7th को तो नहीं गिनना ना हमें। पहले आप आरूढ़ लगन बना लो नीलू जी, फिर ही बात समझ में आएगा। पहले आप आरूढ़ लगन बना के रखो, कल मैंने पूरी क्लास आरूढ़ लगन बनाने पर ही लगाई है। बनाया है। उसी को रिपीट करेंगे तो कोर्स ही नहीं आगे बढ़ पाएगा। एक और बात, ये आरूढ़ लगन क्यों इम्पोर्टेंट है, आप जब कुंडली दिखाने जाएंगे कोई नहीं देखता है, देखने की जरूरत नहीं है। ये किन लोगों की देखी जाती है ये समझिए। ये आरूढ़ लगन उनका देखना जरूरी है जिन्हें जीवन में आप प्यार करते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि जीवन में राइज करना, ये राइज करे वो लोग, और वो आपके पक्के फॉलोअर्स हैं। पक्के फॉलोअर्स हैं मतलब आपको मानते हैं, आपकी बात को अवॉइड नहीं करते हैं। उन लोगों का ही देखने में लाभ होगा। आम आदमी का, आम जनता का आरूढ़ लगन से कोई लेना देना नहीं, ना ये उनके काम की चीज है ना हो। पर जब आप राजनेताओं का आरूढ़ लगन देखेंगे, या कोई नेता बन रहा है, या कोई फिल्मी कलाकार, या कोई पब्लिक फिगर बनने की राह में है, आप उन लोगों का जरूर देखिए। कोई कहता है जी मैं एक्टिंग करता हूं पर मुझे छोटे मोटे सीरियल मिलते हैं, पर मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूं, प्रतिभा है मेरे अंदर, पर पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, पब्लिक उसको उतनी मदद नहीं कर पा रही है, पब्लिक में उसकी इमेज बहुत अच्छी नहीं जा पा रही है। ऐसे में उसका आरूढ़ लगन देखिए। आरूढ़ लगन बहुत ही सीक्रेटिव टेक्निक है, ये समझ लीजिए। इस टेक्निक के आधार पे तो लोग राज ज्योतिषाचार्य बन जाते थे, क्योंकि वो राजाओं की, सेठों की, लालाओं की, बिजनेसमैन की कुंडलियां देखते, और वहीं पर आरूढ़ लगन की सबसे ज्यादा जुड़त होती है। और वहां पर जो मीडियोकर एस्ट्रोलॉजर होता है वो मात खा जाता है, वो वहीं D1 में घूमता रहता है। अब D1 में घूमता तो रहता है पर उससे रिजल्ट्स नहीं आते कुछ भी। वो उसको एक लेवल से ज्यादा उस व्यक्ति को, अपने यजमान को वो चाह नहीं पाता, वो एग्जैक्ट नहीं बता पाता कि पब्लिक में तू इमेज तेरी क्यों गड़बड़ जा रही है।
और जिसे आरूढ़ लगन का कंसेप्ट पता है वो इस चीज के लिए कर सकता है। क्योंकि देखिए, परमेश्वर करे आप सभी लोग भी इतने कामयाब बने कि आपको बड़े बड़े राजनेता लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग अपनी चार्ट दिखाने के लिए आए। मैंने तो वो सुख काफी दिनों तक लिया और लेता रहता हूं मैं यदा कदा, बड़े आराम से। पर वो कहते हैं पब्लिकली बोलना नहीं चाहिए इस बात को। कहने का तात्पर्य यह है कि आरूढ़ लगन एक मेरा सीक्रेट टूल रहा है जो चीजों को और फैक्ट फाइंडिंग्स में मेरी बड़ी हेल्प करता है। एक दो टूल और भी हैं मेरे पास जो मुझे काफी मदद करते हैं चीजों तक पहुंचाने में या चीजों की अंडरस्टैंडिंग बनाने में कि मामला कहाँ पर है, क्या है, गड़बड़ है, क्या नहीं है, समझ जाते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा। पर डेफिनेटली जैसे एक चाणक्य ने मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को, एक गरीब परिवार के बालक को राजा बना दिया। आप सोचिए, ये बस आरूढ़ का मतलब ही है कि नीचे से उठाया और आपने ऊपर बिठा दिया। वो पैदल चल रहा है तो उसको एक सवारी दे दी, सवारी के ऊपर बैठ जाना ही आरूढ़ है। क्लियर बात? इस प्रकार से आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं तो सप्तम में वो चीज आ जाती है। अब जैसे एक कंसेप्ट है, ये जो पहला है भाव है, ये जो आरूढ़ है, इसी प्रकार पांचवा जो भाव होता है आरूढ़ लगन का, उसको कहते गरुड़ा आरूढ़। गरुड़ा आरूढ़। अब गरुड़ा आरूढ़ क्यों है? बेशक आप इसको याद मत करो, बेशक विष्णु जी का वाहन, विष्णु जी का वाहन गरुड़ है। जैसे नवम में भगवान शिव का जो वाहन है वो वृषभ है। जिसे विनय साहब वो नंदी बोल रहे थे, वृषभ मैंने बैल और नंदी एक बैल है, वो उनका वाहन है, तो इसे वृषभ आरूढ़ा लगन भी बोल देते हैं। पर आपको उतना डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम तो अभी रेमेडियल पोर्शन पर काम कर रहे हैं। अगर पंचम में कहीं गड़बड़ आ रही है आरूढ़ लगन में तो उसका सप्तम उसकी शक्ति है, यानी कि पंचम भाव की शक्ति 11वें में छिपी हुई है। तो आपने पंचम को सुधारने के लिए उस शक्ति के मंत्र का जप करना है। जैसे हमने लगन को सुधारने के लिए सप्तम की शक्ति गायत्री को, गायत्री मंत्र का जप किया, इसी प्रकार पंचम में प्रॉब्लम है, पंचम में पाप ग्रह आ गए, क्योंकि पंचम तो आपको हेल्प करता है इस वर्ल्ड से कनेक्ट करने में। अब वहां पर पाप ग्रह बैठ गए तो वो भी अपने आप में एक बाधा है बड़ी। तो उसकी शक्ति यानी मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करेंगे। ह्रीम बीज मंत्र और एक होता है श्रीम बीज मंत्र, दोनों ही लक्ष्मी के बीज मंत्र हैं। और जो श्रीम बीज मंत्र है वो लक्ष्मी बीज मंत्र है, और जो ह्रीम बीज मंत्र है वो महालक्ष्मी बीज मंत्र है। आपको क्या मालूम है, लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों अलग अलग होती हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए गणपति और महागणपति दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए आगे धीरे धीरे पता लग जाएगा। मिथोलॉजी और ये सब, मैथोलॉजी आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उससे आपको क्लियर होगा। पर कुल मिलाकर के अगर महालक्ष्मी के लिए जाप करना पड़ता है तो ह्रीम बीज मंत्र, और लक्ष्मी के लिए श्रीम बीज मंत्र का जाप करना पड़ता है। इसी प्रकार से नवम भाव में कोई गड़बड़ है तो आपको उसकी शक्ति नवम से सप्तम यानी कि तीसरा भाव, वहां पर माँ गौरी का आशीर्वाद है, माँ गौरी है। आपने एक फोटो देखी होगी जिसमें नंदी के बैल पर देवी बैठी हुई है, जो नंदी बैल है उस पर देवी बैठी हुई है, वही माँ गौरी का स्वरूप है, जिसे माँ गौरा भी कहते हैं। कन्याएं होती हैं जिनका विवाह में दिक्कतें आ रही होती हैं, विवाह में परेशानियां आ रही होती हैं, वो मंगला गौरी का व्रत करती हैं। हमारे यहाँ पर मंगला गौरी व्रत करने का विधान आप लोगों ने काफी सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध। इसे शिव गौरी का वो भी बोलते हैं, कुछ लोग मंगला गौरी बोल देते हैं, कोई शिव गौरी बोल देते हैं। गुरुजी, थर्ड हाउस। गुरुजी, हाँ जी, नवदुर्गा में एक दुर्गा आती है महागौरी, हाँ जी, वो वृषभारूढ़ हैं। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। जी जी जी, तो
तो जैसे कि तीसरा हाउस आपको मालूम है, ये कन्याओं के लिए तो खास करके, अब जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे होते, उस पर कभी कभी क्या होता है कि शादी में प्रॉब्लम ये है कि लड़की तो तैयार है शादी के लिए, माँ बाप माता पिता तैयार है, और उनके रिश्ते ही नहीं आ रहे। मैंने कहा था जो रिश्ता है, जो रोका जिसे हम कहते हैं सगाई कहते हैं, वो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस होता है काम त्रिकोण का फर्स्ट हाउस है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से वो कन्याएं जिनके रिश्ते नहीं आ रहे होते हैं, वो मंगला गौरी का व्रत या शिव गौरी, कुछ भी आप कह लीजिए, माँ पार्वती का और शिव जी का एक व्रत होता है हमारे यहाँ पर। अगर उस उपवास को ये करते हैं तो उनके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, उनके जो बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर होती हैं। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के दसम भाव में कोई प्रॉब्लम है तो दसम भाव पर गणपति जी का वास होता है, गणपति जी की शक्ति होती है। गणपति जी का वाहन कौन है? मूषक, चूहा। अच्छा, कोई बताएगा ये मूषक का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूषक का शाब्दिक अर्थ क्या है? कहते हैं ना मूषक वाहन, मूषक मैंने मूसा मतलब चूहा, रैट। गणपति जी चूहे की सवारी करते हैं, बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ द मूषक, हिंदी मीनिंग क्या आप में से कोई बताएगा? नहीं सर, वो एक राक्षस था जिसको उन्होंने मूसा बना दिया और उस पर सवारी कर दिया, उसको विद्वान हो गया राक्षस और बोला। शाब्दिक अर्थ पूछ रहा हूँ, आप शाब्दिक अर्थ नहीं बता रहे पता, हो। सुगंध बिल्कुल नहीं पता। नहीं, चोर, चोर, मूषक माने चोर। चोर, अच्छा, उसमें चोर। भाई चूहे का क्या काम है? वो चुप 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 के आके कुतरता रहता, धीरे 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 आपका काम करता रहता है। गणपति जी के जो देवता है वो केतु हैं, और चूहा क्या करता है? हमारी एज को कुतरता रहता धीरे 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 धीरे। ये तो मोक्ष कारक है ना, आपकी आयु को कम करते रह रहे हैं। चलिए, चोरी करते हैं वो। हर साल हम अपना जन्मदिन मनाते हैं बड़ी खुशी खुशी, एक तरह से हम अपनी एज को लूज कर रहे होते हैं। तो इस एज को खा कौन रहा है? चूहा खा रहा है ना। धीरे 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 हमें कुतर जाएगा, समाप्त कर देगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो गणेश जी का यहाँ पर बड़ा विशेष करके योगदान रहता है। क्या रेमेडी हम और कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, आपने सुना होगा, जिन लोगों के घर में पैसा नहीं आ रहा पंचम भाव से, लक्ष्मी जी नहीं आ रही, बरकत नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे विधान है एकादशी करने का, क्योंकि पंचम भाव विष्णु और सप्तम भाव 11वें भाव में फॉल करता है। और 11वें का मतलब 11वीं तिथि, 11वें से 11वीं तिथि आती है। हर महीने की एकादशी को उपवास करने से, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पाठ पूजा करने से, लक्ष्मी जी की पाठ पूजा करने से धन का मार्ग खुलता है। लंबे समय तक ये करने चाहिए। वैसे इनका स्पिरिचुअल महत्व भी है। भक्ति की शक्ति को बढ़ाने के लिए, भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए भी ये उपवास किया जाता है। गुरुजी, मंजीत बोल रहा हूँ। हाँ मंजीत जी, आपने जैसे बताया अभी कि अगर सप्तम में या किसी भी घर में अगर जो भी नेगेटिव प्लैनेट है आरूढ़ लगन में, तो उसको ठीक करने के लिए सप्तम के लिए जैसे आपने बताया सबकी अपनी अपनी गायत्री है। सो मेरे दो सवाल थे गुरुजी। अगर कई सारे ग्रह बैठे हैं तो उनमें से गायत्री जो है वो सिर्फ पाप ग्रहों की जाती है ताकि उनको सुधारा जाए, या शुभ ग्रहों को भी और शुभ करने के लिए भी गायत्री का इस्तेमाल कर सकते हैं? मंजीत जी, उसमें ना बहुत सिंपल स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग अपनाते हैं। जब भी 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ किसी भी भाव में आ जाए, कहीं पर ही पूरे ज्योतिष में, आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले को आगे लेके चलना है कि जब आपको ये चुनना हो कि ये 4 ग्रह बैठे हैं तो 4 में से कौन सा ग्रह ऐसा है जिसको मुझे फॉलो करना है। उसमें हमने देखना है कि सबसे कम डिग्री का ग्रह कौन सा है। इसमें आप 4 ग्रहों को इन्वॉल्व नहीं करोगे ग्रह युद्ध में, राहु को, केतु को, सूर्य को और चंद्रमा को। बाकी ग्रहों की डिग्री के हिसाब से फाइनल कर लो कि जो ग्रह सबसे कम डिग्री का है वो विजेता होता है। आपने उस ग्रह की गायत्री को लेकर के चलना है, सिंपल।
जी फर्स्ट गुरुजी। ऑफ ऑल शुरुआत वहीं से करें। अगर सर उसमें राहु और सूर्य ही हो? मैंने अभी बताया राहु और केतु, सूर्य और चंद्रमा, चार चीजें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका अलग से इलाज होगा। अच्छा अच्छा, ठीक। गुरुजी जैसे मेरे केस में मंगल और बुध है। जी, तो देखो मंगल का आपका D1 चार्ट में देखो, वहां पर मंगल की कितनी डिग्री है और बुध की कितनी डिग्री है। सिंपल, जिसकी कम डिग्री होगी वो जीत जाएगा और उसी की जी। गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। जी जी समझ गया गुरुजी, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, अगर जिन कन्याओं का विवाह में दिक्कत है उन्हें मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए, और मंगला गौरी का जो व्रत होता है ये तृतीया वाले दिन होता है, तृतीया तिथि पर होता है। इसी प्रकार से फर्स्ट हाउस में जहां पर ब्रह्मा जी की स्थिति है और जहां पर गायत्री माँ की स्थिति सप्तम भाव में है, एक सूर्य सप्तमी भी आती है। सूर्य सप्तमी यानी जहां आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं ग्रह की, सूर्य सप्तमी का उपवास करके भी आप उस चीज को सुधार सकते हैं। ये तिथि, अच्छा तिथि प्रवेश तो मैंने अभी आप लोगों को नहीं करवाया। तिथियों से भी बहुत ज्यादा रेमेडी की जाती है। जैसे तृतीया वाले दिन कौन सा उपवास रखना चाहिए, एकादशी पर क्या करना चाहिए, एकादशी कैसे उपवास कैसे रखे जाए, कैसे नहीं रखे जाए, किस कार्य के लिए कौन सा उपवास बहुत बढ़िया रहता है, कैसा नहीं रहता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। जैसे किसी के अष्टम भाव से रिलेटेड कोई तकलीफ है, अष्टम भाव में मृत्यु का भय देखा जाता है, अष्टम भाव से टाइप ऑफ डेथ देखा जाता है, अष्टम भाव से रिलेटेड कोई इश्यू है तो अष्टम से का सप्तम है सेकंड हाउस, वहां पर उसकी शक्ति का वास होगा। तो तिथि आई दूसरी, तो जो द्वितीया तिथि होगी और चतुर्दशी जो तिथि होगी उसका उपवास करने से भी उसको काफी हेल्प मिलती है ऐसी बीमारियों से निजात पाने के लिए जो बहुत लंबे समय तक चल रही। तो चतुर्दशी या द्वितीया और चतुर्दशी पर जो है भगवान शिव की पाठ पूजा करने से, क्योंकि अष्टम भाव पर भगवान रुद्र का जो है वास है, तो रुद्रा जो है एसोसिएट होते हैं अष्टम भाव से। तो ऐसे में आप रुद्र के लिए भगवान शिव की पाठ पूजा उपासना इत्यादि सब करते हैं तो आपको चतुर्दशी वाले दिन विशेष करके लाभ होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी को काम काज में दिक्कत आ रही है, किसी को काम धंधे में दिक्कत आ रही है, या कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको काम करने को मन ही नहीं करता, एनर्जी लॉस हो गया है, तो दसम भाव का प्रॉब्लम है। और दसम भाव पर गणपति जी विराजमान है। अब उनसे सप्तम देखे तो सप्तम भाव में उनकी शक्ति विराजमान है, सप्तम देखते हैं तो चौथा भाव आ जाता है, तो चौथे भाव में चतुर्थी तिथि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो प्रत्येक महीने की चतुर्थी आती है वो बड़ी मोड़, इसे गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और कहते हैं जिनके यहाँ पर नौकरी रोजगार का संकट कुछ ज्यादा बढ़ गया हो तो उन्हें पूरे परिवार को मिलकर के गणपति चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी का उपवास करना चाहिए। सर गणेश चतुर्थी तो एक ही आती है साल में, ये सारी चतुर्थी को नहीं, हर महीने आती है मेरे भैया, हर महीने आती है ना, शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, दो पक्ष होते हैं 15-15 दिन के। हाँ, एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, कृष्ण पक्ष की, दो रहते हैं हफ्ते में। आज भी है सर, आज भी है तो करना चाहिए। तो इनमें से किसकी, शुक्ल पक्ष की या दोनों? नहीं, दोनों कर सकते, दोनों करो ना। अच्छा ठीक। हाँ, महीने में 2 उपवास रखने। अब है अगर चौथे भाव में कोई दिक्कत हो तो चौथे भाव की शक्ति वास करेगी दसम में, तो 10वीं तिथि ले लो। चौथा भाव जो है मां शक्ति का है, डिवाइन मदर का है, खुद मां देवी का है, दुर्गा महादेवी कुछ भी आप कह लीजिए। तो 10वें दिन यानी 10वीं तिथि पर दुर्गा जी का पाठ करने से बड़ा लाभ होता है। सर ये रेमेडी जो है सिर्फ आरूढ़ लगन के हिसाब से है या फिर? ये आरूढ़ लगन के, प्रताप जी आरूढ़ लगन के जी। ऐसे एक्सपेरिमेंट तो सर आरूढ़ मैंने D1 पे किया नहीं, उस पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखो तो उस एक पे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? नहीं नीलू जी अभी नहीं। तो प्रताप जी सर 10वीं किया जा सकता है तिथि में वैसे दुर्गा जी का पाठ करना है। आपने, हाँ दुर्गा जी का पाठ
आपने एक अच्छा आइडिया दिया, मैंने वैसे कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, तो इस पे सोचा जा सकता है। तो मैं कोई कंफर्म तो नहीं हूं, पर हाँ क्यों नहीं किया जा सकता। अगर किसी के D1 चार्ट में सप्तम में कोई पाप ग्रह बैठा है, शनि बैठा है, राहु बैठा है, तो उनके गायत्री का मंत्र का जाप करके रिजल्ट पाया जा सकता है। देखते हैं, चलो ट्राई करेंगे। नया आइडिया है, देखते हैं क्या होता है। चलिए सर एक चीज और पूछना था यहीं पे, क्या किसी जो अगर हमको प्रिस्क्राइब नहीं है, जैसे कुंडली से कोई नहीं बताते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी इन सब पूजा पाठ में कोई कुछ करता है, तो क्या उसका निगेटिव असर भी हो सकता है किसी पूजा पाठ का? मंत्र को छाटने में सिर्फ दिक्कत आती है, देवी देवताओं की केवल नमस्कार करने से, मंदिर में जाने से, पाठ पूजा करने से नहीं होता। पर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक मंत्र की चैंटिंग्स करने लग जाता है, वो मंत्र उल्टा भी पढ़ सकता है। मंत्र देते समय बड़ी सावधानी। मान लीजिए आपने शनि देव के पास भेजना था, आपने भेज दिया काल भैरव भगवान के, मैं कहता हूँ कुछ नहीं बिगड़ना, उस आदमी का नुकसान कुछ नहीं होना। पर आपने मंत्र देना था शनि देव का और दे दिया काल भैरव का, या काल भैरव का वो मंत्र दे दिया जो मंत्र उसके लिए सुसिद्ध नहीं है, उसके लिए पॉजिटिव नहीं है, तो फिर उसको थोड़ा परेशानी हो सकती है। बस उपासनाओं में जहां पर प्रॉब्लम आती है वो मंत्र शास्त्र में ही आती है। देवी देवताओं के दर्शन करने से, तीर्थ स्थान पे जाने से कभी कोई समस्या नहीं आती। और ये प्रसिद्ध मंत्र जो हैं, जैसे गायत्री हुआ, महामृत्युंजय हुआ, या ओम शंख निश्चयाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये सब जो प्रसिद्ध मंत्र है, इसमें तो हमको नहीं लगता है कोई परेशानी होनी चाहिए। नहीं, हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जो इनके रूल अलग है, प्रसिद्ध मंत्रों के लिए भी अलग है, इसलिए गायत्री भी कई प्रकार की हो जाती है। गायत्री इनमें भी फिर आपको अक्षरों का आगे पीछे करके बनाना पड़ता है। आप मंत्रों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, परंतु आपको उसकी एनर्जी का मालूम होना चाहिए। जो उनके अक्षर है, उन अक्षरों के अर्थ मालूम होने चाहिए। अगर आपने कोई एनर्जी इधर उधर की है, तो आपको बिल्कुल बैलेंस उस मंत्र को करना आना चाहिए। अगर नहीं आता फिर वो रिस्की हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मंत्र शास्त्र का पूरा गहरा ज्ञान लेना चाहिए। और जो मंत्र शास्त्र का ज्ञान है वो एक तरह से अक्षर का, शब्द का ज्ञान है। उस शब्द से लय क्या निकल रही है, रिदम क्या निकल रही है, और उसका अर्थ क्या बनता है, कि जो आप मुंह से शब्द बोल रहे हैं वो शब्द ब्रह्मांड में जाकर के क्या रिएक्शन देंगे, क्या क्रिएट क्या करेंगे, वो उस चीज का मालूम होना चाहिए। कि जो आप छोड़ रहे हो बाहर, जो एनर्जी बाहर जा रही है आपके मुख के द्वारा, वो ब्रह्मांड से लौटाएगी क्या, आपको लौटते समय, वापस आते समय क्या करेगी। ये बूमरैंग की तरह होते हैं ये मंत्र। कई बार ये जो है, अगर बूमरैंग का जिसको इस्तेमाल करना नहीं आता वो खुद चोट खा जाता है। तो मंत्र में भी इसी तरीके का, अगर आपको ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता तो बूमरैंग की तरह उसी के ऊपर चोट लग जाती है। तो इतना जरूर हो जाता है। पर वो बात अलग है कि कुछ मंत्र जो है भगवान शिव ने ओपन छोड़ रखे, खुले छोड़ रखे, मतलब उसमें वो केलित नहीं है। पर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी वो राशियों को मानता है। ज्योतिष विज्ञान मंत्र की राशि को मानता है। हर मंत्र की राशि होती है, तो आपकी राशि के साथ मंत्र की राशि मैच कराई जाती है। फिर इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं मंत्र शास्त्र में। एक तो ये राशि के साथ चेक करना, आपकी राशि से मंत्र की राशि 6वां, 8वां, 12वां नहीं होनी चाहिए, तो नहीं तो वो आपके लिए शत्रुवत काम करेगी। तो कई फार्मूले हैं उसके। एक अकड़वा चक्र बनाया जाता है, एक कूर्म चक्र बनाया जाता है, कई प्रकार के चक्र हैं। एक कांकणी चक्र बनाया जाता है, तो उनसे देखा जाता है कि मंत्र सिद्ध है कि नहीं है आपके लिए। कम से कम 6-7 तरह की टेक्निक है। फिर मंत्र को एक्टिवेट करने के तरीके हैं। मंत्र को एक्टिवेट किया जाता है, ताड़न है, बोधन है, इस प्रकार से कई, इसमें 10 क्रियाएं हैं, 10 संस्कार हैं मंत्रों के। वो 10 संस्कारों के द्वारा मंत्रों को एक्टिवेट किया जाता है, फिर मंत्र कार्य करता है। चलिए आप पूछिए। हाँ नीलू जी, क्या प्रश्न था? गुरुजी, जैसे आपने बताया, अब मुझे नहीं पता मैं सही पूछ रही हूँ या गलत, लेकिन जैसे आपने बताया कि 10th हाउस में गणेश जी का वास है आरूढ़ लगन से, तो उसमें अगर सपोज जुपिटर और राहु दोनों बैठे हैं तो राहु को तो हम गिनेंगे नहीं, तो जुपिटर अच्छे ही तो... क्यों नहीं गिनेंगे?
अभी आपने बताया ना राहु केतु सूर्य चंद्रमा नहीं पार्टिसिपेट। नहीं नहीं, मैंने कहा ग्रह युद्ध, यहाँ तो ग्रह युद्ध की बात ही नहीं है। अच्छा अच्छा गुरु अच्छा, और राहु तो है, दो। गुरु और जी राहु है, तो राहु गुरु को दबा लेगा, तो यहाँ तो जी, राहु की चलेगी। तो फिर किसको सिंपल। कैसे करें, मतलब उसको सही कैसे करें? आप चीजों को समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा राहु बैठा है वहां पर, आप ये समझिए, अब समझ गई साथ मैं में आप गुरु जो कह बैठा रहे। है। जी, राहु ने गुरु को ग्रेस कर लिया। राहु वो क्या कल वाले करेगा? कॉन्सेप्ट। राहु क्रिएट्स द इनसिक्योरिटी। उस व्यक्ति के बारे में दूसरा लोग ये समझेगा कि इसकी नौकरी कभी भी जा सकती है। अच्छा पब्लिक परसेप्शंस क्या होगा? हम आरूढ़ में पब्लिक परसेप्शन देख रहे हैं। जी, जाए अगर ना वो जाए स्टूडेंट है, स्टूडेंट की अगर बात है, स्टूडेंट। आप शायद अपने बच्चे का देख रहे हैं, ऐसा नहीं जी, देखेंगे, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा हमेशा जब भी कुंडली देखें तो रेलिवेंट कुंडली देखें। रेलिवेंट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आप शादी के लिए देख रहे हैं, तो जी एक शादीशुदा आदमी की देखिए या जो शादी के लिए स्ट्रगल कर रहा है उसकी देखिए, जी, तो आपको पॉइंट समझ में आएंगे। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना, ये चीज ठीक है। छोड़िए। और कोई प्रश्न है किसी और का? तो अगर मैं अपने से देखूं तो मेरा 10th में आ गया क्या आ गया? गुरु गुरु गुरु। गुरु तो अच्छा है, रेमेडी तो उसकी करेंगे ना आप। गुरु देखिए, रेमेडी उसकी होती है जहां पर गड़बड़ होती है। जी, ठीक है, वहां उसकी क्या रेमेडी करनी? तो ये गणेश जी का फिर उपाय करने की नहीं नहीं जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद। हर चीज हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, हर चीज की रेमेडी हर एक को नहीं करनी। जी, सर अगर गुरुजी आरूढ़ लगन में, सर अगर आरूढ़ लगन में 10वें भाव में राहु आ जाए तो उसके लिए चौथा भाव ठीक करेंगे? चौथा भाव ठीक नहीं करेंगे, भाव तो 10वां ही ठीक कर रहा है, पर उसकी शक्ति चौथे में है। तो हम फास्टिंग अगर करेंगे तो चतुर्थी वाला व्रत उपवास करेंगे। तो ये फास्टिंग के लिए सिर्फ उसको वो करेंगे, चौथे भाव हाँ, को करेंगे? फास्टिंग के लिए, या दुर्गा जी का पाठ पढ़े, डेली दुर्गा जी का पाठ पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्र है जी, दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्र हैं जो या देखो मंत्रों की दुर्गा मैं सब- नहीं कह सकता, मैं ये कहूंगा हाँ दुर्गा जी की उपासना करें, देवी की उपासना करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें। जब मैंने कहा ना, जब ठीक तक है। बिना कुंडली देखे मंत्र के बारे में बोल जाना और आप लोग कर बैठे विश्वास में, और मेरे से ही गलती हो जाए जल्दी जल्दी में, मैं ही भूल जाऊं और एकदम धारा प्रवाह बोलता बोलता यस कह दूं, कई बार नहीं ध्यान रहता, हाँ हाँ कर लो, और तो फिर वो चीज अच्छी नहीं मानी जाती। सर जैसे आपने बताया कि 5वें भाव में अगर प्रॉब्लम हो तो उससे सप्तम 11 का करेंगे, 9वें में हो तो माँ गौरी का करेंगे। जी जी, अगर 11 में प्रॉब्लम हो या तीसरे में प्रॉब्लम हो तो? देखिए 11वें में प्रॉब्लम का मूल नहीं है, वो मूल स्रोत नहीं है। 11वां भाव लाभ है। लाभ की बात तो आप जब करेंगे प्रताप जी, जब आपके पास पैसा आएगा। जी, भाई आपने 100 रुपए कमाए, पर 100 रुपए आए, 100 रुपए आने के बाद आप सोचेंगे कि आपने लाभ कितना कमाया। मान लीजिए आप एक 10 रुपए का कप बेच रहे हैं, आपने उसकी कीमत 100 रुपए रखी है। अब आप पहले तो कप बिके, और बिकेगा तो फिर वो आएगा 100 रुपया, फिर आप सोचेंगे भाई मैंने 90 रुपए का लाभ कमाया। पर अगर कल वो कप ही नहीं बिका तो लाभ की बात क्या करेंगे आप? आपका तो मूल धन ही दांव पे लगा हुआ है। तो पंचम एक रास्ता है, एक मार्ग है धन के आने का। आपका जो इनकम इकट्ठी अकुमुलेट मनी है वो तो सेकंड हाउस में, पर पंचम जो है आपको एक तरह से रास्ता खोलता है आपके लिए, दरवाजा खोलता है धन का। और 11वां भाव तो अल्टीमेटली आपको देता है कि एंड रिजल्ट क्या हुआ। तो हम एक तरह से एंड रिजल्ट वाली चीजों को पकड़ के बैठ गए कि एंड रिजल्ट ये हुआ। अब इसको आप किसी तरह, अगर मान लो 11वां है तो भी आप एकादशी का व्रत करें, वो मुद्दा वही है। एकादशी में अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं हाँ। ये 11वें भाव में, तो भी एकादशी का व्रत फलप्रद होगा। बहुत जरूरी है, फिर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कमाई जो आएगी, अगर इसमें आरूढ़ लगन में 11वें भाव में पाप ग्रह, तो इसका मतलब जो कमाई आएगी वो आपका सही सोर्स नहीं होगा कमाई का। सही सोर्स का क्या मतलब है? कुछ चीजें देखिए, चंद्रमा जो है समाज है, सोसाइटी है, इमेज के कुछ आधारभूत स्तंभ जो है सोसाइटी ने निर्माण कर रखे हैं।
जैसे सोसाइटी ये मानती है कि अगर टीचर शराब पिएगा या दारू के ठेके पे खड़ा रहेगा तो वो एक अच्छा टीचर नहीं है, अगर टीचर जुआ खेलेगा तो वो एक अच्छा टीचर नहीं है, अगर टीचर, गुरु या पंडित, पुजारी, स्पिरिचुअल व्यक्ति शराब पिएंगे, दारूबाजी करेंगे और गलत कार्यों में लिप्त रहेंगे तो वो अच्छे लोग नहीं है। अब ये उन्होंने ज्ञान को कोई नहीं चेक कर रहा, उन्होंने सिर्फ एक स्टैंडर्ड बना दिया कि अगर कोई ऐसा करेगा तो हम मानेंगे अच्छा नहीं है, सिंपल सी बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर ये गलत धंधे का मतलब मान लीजिए एक पुजारी है, मंदिर का पुजारी है, पर उसने मंदिर के बाहर एक शराब का ठेका खुलवा रखा है और उसकी कमाई का एक सोर्स शराब भी है, शराब बेचने से भी उसके पास पैसा आता है, तो लोग, समाज, सोसाइटी उसका विरोध करे कि आप पुजारी होकर के शराब का धंधा नहीं कर सकते। या एक ब्राह्मण मीट बेचने का काम करे, कसाई का काम करना शुरू कर दे, तो लोग उसको, और खास करके अपने लोग ही उसको सारे क्रिटिसाइज करेंगे। मतलब सोसाइटी ने कुछ मापदंड बना रखे कि आपकी इमेज को सोसाइटी किस मायने में अच्छा और बुरा मानती है, उस इमेज के हिसाब से हमें चलना होता है। सारा खेल जो हम इमेज का जो बता रहे हैं, तो हर काम हर चीज के लिए बेटर नहीं होता, ये बात। गुरुजी, मैं कौशल बोल रहा हूँ। अगर आरूढ़ लगन में पंचम और नवे में दोनों में ही प्रॉब्लम है, सपोज पंचम में शनिदेव और नवे भाव में राहु बैठे हैं सूर्य और गुरु के साथ, तो क्या दोनों की ही हमें व्रत रखने पड़ेंगे, उपासना करनी पड़ेगी? कौशल, एक मिनट आप एक मिनट, हाँ, अब आराम से बोलिए। आपने कहा पंचम और नवम में पाप ग्रह बैठे हैं। हाँ, हाँ, पाप ग्रह बैठे हैं, पंचम में शनि बैठे हैं और पहचानना होगा आपकी कुंडली के हिसाब से, उस आरूढ़ लगन की कुंडली के हिसाब से वो पाप ग्रह हैं या नहीं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को समझना होगा। जो भी भाव प्रॉब्लम देगा वो उस ग्रह की, बैठने वाले ग्रह की मिरर इमेज का देगा। मिरर इमेज का मतलब क्या होगा, जैसे कि मंगल से प्रॉब्लम आएगी तो मंगल एडिमेंसी की प्रॉब्लम देगा, लड़ाई की देगा, झगड़े की देगा, आपकी इमेज ऐसी जाएगी। क्या आपको लगता है कि ऐसी इमेज जा रही है? तो जरूर इसको पॉइंट आउट कीजिए, हाँ यस जा रही है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। नवम शनि है, शनि कार्मिक है। अगर आप लोग आपको समझ रहे हैं निकम्मा आदमी है, ये काम का नहीं है, किसी का नहीं है, कंसिस्टेंसी से कोई काम नहीं करता, एक काम शुरू करता है फिर बंद करता है, नया काम शुरू करता है फिर बंद करता है, और लोग इसको मानने लग रहे हैं, उसमें इमेज जा रही है, तो इसका मतलब ये शनि का प्रॉब्लम है। सिस्टम के साथ साथ आपको सिम्टोमेटिक्स भी ये चीजें देखनी है। सर, जैसे नवम में राहु बैठे हैं, नवम भाव में राहु बैठे हैं जैसे सर, नहीं, क्या आप पूछना क्या चाहते हो? नवम में राहु बैठा तो फिर प्रश्न क्या सर? मतलब क्या फिर सर किनकी पूजा करें, मतलब नवम को सुधारने के लिए? तो ऐसे पूछे ना, पूरा क्वेश्चन पूछे, मैं एकदम डाउट में आ गया कि आप नहीं। नवम में राहु बैठा है तो ये पंचम दृष्टि से तो लगन को देख रहा है, तो आपकी खुद की इमेज के ऊपर ये डाउट क्रिएट कर रहा है। तो राहु जब भी यहाँ पर कभी भी बैठ जाए, खास करके नवम भाव में, आपने ध्यान रखना है राहु की जो देवी हैं वो दुर्गा है, और दुर्गा का कौन सा रूप? चंडी स्वरूप, उग्र स्वरूप। तो उनकी अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और साथ में शिव और शक्ति की दोनों की इकट्ठे उपासना करना, यानी शिव को अकेले के रूप में ना पा करके शिव और शक्ति दोनों को एक साथ उनका पूजन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। गुरुजी, आरूढ़ लगन वृश्चिक का है जी, मंगल बैठ गया 10वें में जी, और सप्तम में गुरु शुक्र सूर्य राहु है आरूढ़ लगन में, वृषभ राशि में, तो लगन में केतु है, मंगल दशम में है। प्रश्न बताइए विनय जी, प्रश्न, इतनी तो चीज ही मैं भूल जाऊंगा। प्रश्न तो सर, प्रश्न तो मूलभूत रूप से ये है कि इसमें कहाँ से शुरू करना है।
है जी? कहाँ से शुरू करना है? किस चीज को? आरूढ़ लगन के इलाज को। आरूढ़ लगन का इलाज आपने वहां से शुरू करना है विनय जी, जहां से आपने ये देखना है कि कहां पर गड़बड़ है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कहा लगन पर केतु बैठा हुआ है। आप सुन रहे हैं विनय जी? सुन रहे हैं सर। हाँ, तो लगन पर केतु बैठा हुआ है, तो केतु एक प्रॉब्लम है। ये केतु मैंने अभी समझाया था कि केतु एक गलती है, पर वो गलती जानबूझ करके की गई गलती नहीं है। अचानक से कोई गलती हो जाती है और हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, इस गलती को है। तो हमने केतु को सुधारना है। केतु का संबंध भगवान गणेश जी से है, भगवान गणपति जी से है। और अभी हमने फार्मूला एक सजाया, क्या कि सुझाया ये कि लगन में ब्रह्मा जी का वास है, सामने सरस्वती का वास है, पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी तो वहां पे सूर्य को मान लीजिए, और सामने जो मानना है हमने वो गायत्री को मानना है, माँ गायत्री को मानना है। अब आपने कहा कि 7वें भाव में तो कई ग्रह इकट्ठे हैं, तो सर्वप्रथम तो गायत्री मंत्र तो पकड़ ही लो आंख बंद करके, क्योंकि वहां पर भाव ग्रह ज्यादा इकट्ठे हैं। ग्रह ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे सप्तम भाव के, यही हमारा बैरियर है। पर इन ग्रहों को अगर आप प्लीज कर दोगे तो यही ग्रह हमारी मदद भी करते हैं। उल्टा भी है इसमें, यही ग्रह हमारी मदद करते हैं। जो ग्रह शुभत्व को प्राप्त हो जाते हैं आरूढ़ लगन के सप्तम भाव में, वो हमारी मदद के लिए तैयार होते हैं। जैसे मंगल सप्तम में आपके लिए फेवरेबल हो जाए तो भाई आपकी मदद करेगा। अगर सूर्य यहाँ पर फेवरेबल हो जाए तो पिता आपकी मदद करेंगे। चंद्रमा आपके फेवरेबल हो जाए तो माँ आपके लिए मददगार सिद्ध होगी, या माँ के जैसे रिश्तेदार आपके वो करेंगे। दूसरा, केतु के रहने से केतु की मिस्टेक्स को रोकने के लिए गणपति जी का ध्यान करना, गणपति जी की उपासना करना निहायत जरूरी है। तो हम कह सकते हैं गायत्री मंत्र का पाठ और गणपति जी की उपासना आपके लिए निहायत जरूरी है फॉर द पब्लिक वे। पूनम राणा जी, गायत्री मंत्र में सूर्य गायत्री नहीं, गायत्री जो नहीं, माता, अगर वेद सूर्य माता ग्रह सप्तम गायत्री। में नहीं, सूर्य ग्रह बैठा है तो फिर सूर्य गायत्री पकड़िए। अगर 4 ग्रह आपके हैं तो चारों में से देखिए हु इज द विनर, सबसे कम डिग्री। गुरु इज द विनर, गुरु इज द विनर बिकॉज़ गुरु ही हैज गॉट लीस्ट डिग्री, 12 डिग्रीज। फिर कौन? गुरु और गुरु इज द विनर। गुरु इज द विनर, तो अल्टीमेटली आपको गुरु गायत्री का जाप करना चाहिए और गणपति जी का मंत्र जाप करना चाहिए। गुरु 12 डिग्री का है, शुक्र 14 डिग्री का है, सूर्य 5 डिग्री का है, और राहु जो भी डिग्री का हो। राहु तो अल्टीमेट विनर है अभी तक, जहां हमने जितना हमने सीखा। नहीं, वो ग्रह युद्ध में है ही नहीं, वो ग्रह युद्ध में है ही नहीं। गुरु को आप गुरु राहु एक ही घर में है लेकिन ग्रह युद्ध में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आप गुरु को तो पकड़िए। गुरु इज द विनर। हाँ जी, तो इसमें गुरु गायत्री का जाप अच्छा रहेगा। हाँ जी गुरुजी। हाँ पूनम राणा जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, ये पूछना था कि जैसे छठे भाव में गुरु के साथ केतु है, और अगर हम उसका सप्तम भाव देखें तो 12वें में राहु बैठा है। कौन बोल रहा है? पूनम बोल रही हूँ गुरुजी। हाँ पूनम जी, छठे में कहाँ पहुंच गए आप? गुरुजी ऐसे नहीं कि कहीं पर भी गड़बड़ देखा और वहीं के हम शुरू कर देंगे रेमेडी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। शरीर में हमारे हर किसी के कहीं ना कहीं कमी होती है, पर हम उन कमियों पर ध्यान नहीं देते। हमें उन कमियों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए निहायत आवश्यक है, जिनके बगैर गुजारा नहीं चल सकता। उन चीजों पे आप कोई कह दे जी आपकी हाइट लंबी है तो ये भी अवगुण है, कोई कह दे जी हाइट छोटी है, बोला ये भी अवगुण है। वो बेचारा क्या क्या करेगा अपनी लाइफ के अंदर, एक जीवन है, तो ऐसे नहीं करना है ना। तो गुरुजी, जैसे लग्न में अगर मंगल बताया था आपने, तो हमें मंगल की रेमेडी करनी है सबसे पहले। मंगल की रेमेडी नहीं है, आपने उसके सप्तम में देखिए कोई ग्रह बैठा है? गुरुजी कोई ग्रह नहीं है। तो सप्तम भाव का लॉर्ड को देखिए, बृहस्पति है गुरुजी, वो भी छठे भाव में है। कोई बात नहीं, तो आपने पकड़ना है गुरु गायत्री का मंत्र जाप करना शुरू कर दो आप। ठीक है गुरुजी, ठीक है। हाँ तैयबा जी, तैयबा। यस सर। हाँ बताइए। 7th हाउस में सूर्य और शनि है, तो फिर किसके लिए करें? मतलब आप देखिए यहाँ सूर्य और शनि में सबसे पहले डिग्रियां चेक कीजिए, कहीं शनि अस्त तो नहीं है, कहीं कंबस्ट तो नहीं है,
और उसका देखने का तरीका ये है कि सूर्य की कितनी भी डिग्री हो और शनि की डिग्री में आपने डिफरेंस देखना है। कम से कम शनि जो है 10 डिग्री दूर होना चाहिए, मिनिमम 10 से 12 डिग्री दूर होना चाहिए। मतलब सूर्य से शनि 10 या 12 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। हाँ, अंतर उन दोनों में होना चाहिए, अदरवाइज शनि अस्त माना जाएगा। ठीक है सर। तो फिर शनि अस्त हो जाता है तो सूर्य ऑटोमेटिक यहाँ पर विनर हो जाएगा। ठीक है सर। सूर्य विनर होते ही तो सूर्य गायत्री का यहाँ पर बनता है। और अगर शनि सर विनर हो गया तो फिर शनि गायत्री। ठीक है सर। और सर 9th हाउस में केतु है। केतु के लिए गणपति जी। पर देखिए, मैंने जैसे कहा तैयबा कि हमें सबसे पहले देखना है हमें जीवन में किस पॉइंट को लेकर के कमी या कमजोरी महसूस हो रही है, उसी पॉइंट को करना है। नहीं तो हम हर जीवन के हर पक्ष को ठीक नहीं कर सकते। हमें देखना है कि लोगों से हमें क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोग हमारे किस बात को लेकर के नाराज होते हैं। तो इसका मतलब उस पॉइंट पर फिर आप आरूढ़ लगन बनाएं और बना करके देखें कि यार हाँ ये इससे रिलेट कर रहा है, तो उसकी रेमेडी को करें। ओके सर। गुरुजी सिम्टम भी देखना है, सिम्टम लाइफ का जो सिम्टम है वो भी देखना है। कविता। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, जैसे किसी की आरूढ़ लगन में मंगल है और 7th हाउस में 8th राशि है। देखिए लगन में मंगल है। हाँ जी, आरूढ़ लगन में मंगल है वृष राशि के साथ, और 8th में 7th हाउस में आ गई। ले चलता हूँ मैं, वो इसको भी और ले आऊँ। 7th हाउस में क्या है? राशि है सर, 8th राशि है और कोई ग्रह नहीं है, और राहु की 5वीं दृष्टि भी आ रही है मंगल के। कहाँ तो पर आ रही है? देखिए पहले तो मंगल को भी ठीक करने का प्रयास करें। ठीक है तो आएगा। प्लीज म्यूट कीजिए सभी लोग। देखिए मंगल को लिए भी गायत्री मंत्र सबसे बढ़िया रहता है। जी सर। तो राहु की दृष्टि से कोई फर्क, आपने बताया था कि मंगल के लिए दुर्गा जी की पूजा। ठीक है सर। रवि सचदेवा। सर इसके अंदर अपना आरूढ़ लगन में सर सिंह लगन का है और उसमें वीनस है लगन के अंदर, और लगन का स्वामी 2nd हाउस में है जुपिटर और सैटर्न के साथ। आरूढ़ लगन में सिंह लगन का बन रहा है कुंडली। अच्छा, सिंह लगन है आरूढ़ लगन में, ठीक है। और वीनस है वहां पे लगन के अंदर। अच्छा, इट्स गुड, वेरी गुड। और जुपिटर सन और सैटर्न बैठे हैं 2nd हाउस, मतलब सिंह लगन का स्वामी 2nd हाउस में है। हाँ, जुपिटर और सैटर्न के साथ, और उस पे 9वीं दृष्टि है केतु की, 6ठे हाउस में केतु बैठा है। हाँ। तो इसमें क्या है सर इफेक्ट इसका? नहीं देखिए, यहाँ पर 2nd हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम का मैटर नहीं है। देखिए सूर्य जो है आपका 2nd हाउस में चला गया जी। 2nd हाउस में चला गया तो ये है कि लोग आपको पैसे के प्रति अट्रैक्ट होने वाला व्यक्ति मानेंगे, कि आप जो है पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए। अब वहां पर कौन सा ग्रह बैठ गया सूर्य के साथ? देखिए जुपिटर और सैटर्न है। गुरु बैठ गया और शनि बैठ गया, तो शनि इसका शत्रु है सूर्य का, वो आरूढ़ को चोट मार रहा है एक प्रकार से, पर गुरु मदद कर रहा है क्योंकि वो मित्र है। अब आपने ये देखना है कि इनमें से कोई अस्त तो नहीं है सूर्य से। नहीं सर। सूर्य से शनि तो अस्त नहीं है, या सूर्य से गुरु तो अस्त नहीं है। नहीं सर। तो अस्त हो जाएंगे, उसके रिजल्ट्स आपको कम मिलेंगे। अब एक तरह से शनि जो है डेंट मारेगा, जो भी मारेगा, जो भी गड़बड़ करेगा शनि करेगा। ओके। और वैसे भी वो सप्तम का लॉर्ड है, वो वैसे भी उसके लिए मतलब रास्ता रोकने का काम करेगा शनि। तो आपने एक बार चेक कर लीजिए, अगर ये अस्त हो गया शनि जब तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो कुछ करो ना करो कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर, वो 9 डिग्री का है, जुपिटर 3 का और सन 26 का। देखो जुपिटर 3 डिग्री का, वो तो अस्त हुआ ही नहीं मैम, कोई भी नहीं हो रहा सर, सैटर्न भी नहीं हो रहा। तो सैटर्न 9 डिग्री का बताया आपने, हाँ वो भी अस्त नहीं हो रहा है। ये अब प्रॉब्लम वाली बात हो गई। अब ये प्रॉब्लम वाली बात हो गई, क्योंकि अस्त हो जाता तो एक प्रकार से जो ग्रह हमें परेशान कर रहा है ना वो डाउन हो गया, तो डाउन अब नहीं हुआ, उसकी पावर मिनिमम हो जाती है जी, उसकी पावर मिनिमम हो जाती है अस्तों से। हाँ, तो वो अब जो है शनि तंग करेगा, तो तंग करने इसके लिए भाई इसको शांत करो, इससे प्लीज करो, इससे हाथ जोड़ो, ज्यादा बढ़िया रहेगा शनि महाराज से। और इसके लिए शनि गायत्री का मंत्र का जाप करो।
ठीक है सर। केतु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है सर, उससे कोई इशू नहीं है सर? केतु नहीं, केतु 6th हाउस में। इशू तो है ही है, इशू की Okay. बात नहीं कर रहा, इशू तो है, पर आप एक साथ बहुत सारी रेमेडी हम नहीं कर सकते ना। उसके लिए केतु साधु है, आप साधुओं की सेवा कर दिया करो, उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू टू ऑल। गुरुजी एक इसी की बात पर एक है, आपने मुझे गुरु की बताया, गुरु विनर है, लेकिन गुरु सूर्य से अस्त भी है, नहीं देखिए 8 डिग्री दूर है। विनय जी, जब भी मैं कहता हूँ, जब मैं ऑनलाइन होता हूँ, मेरे सामने चीजें नहीं होती हैं, तो हमारी उस समय ग्रह युद्ध की बात चल रही थी, तो हमारा कंसेप्ट ग्रह युद्ध का चल रहा था। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी सूर्य के साथ कोई ग्रह होता है, आपने ऑटोमेटिक सभी ने चेक करना है कि कोई ग्रह को वो अस्त तो नहीं कर रहा है। हाँ, तो कर रहा है तो फिर वो डिफरेंट बात। इसीलिए मैं कहता हूँ पर्सनल लेवल के ऊपर कभी भी मेरी बात का क्लास में यकीन नहीं करना है पर्सनली, क्योंकि हम धारा प्रवाह किसी टॉपिक पे बोल रहे होते हैं और कोई चीज का छूटना, वैसे तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं इस तरीके से कोई चीज को कह दूं, पर फिर भी आप सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे से अलग से कोई बात पूछते हैं, जब मैं शांत दिमाग तरीके से किसी अन्य चीज पर फोकस कर रहा हूं, उस चीज को आप फॉलो कीजिए। अगर गलती से मेरे मुंह भी निकल जाए, हाँ भैया नमः शिवाय का मंत्र कर लिया करो सभी, अब वो एक बोलने के तरीके में निकल गया, पर इसका मतलब ये नहीं कहा कि आप सभी लोग कर लो, उसका अपना एक अलग शास्त्र है। ये तो सिर्फ आपको एक टेक्निक समझाने के लिए मैं आप लोगों की कुंडलियों का रेफरेंस लेता हूं, ताकि आप उसके साथ रिलेट कर पाए और आप लोगों का इंटरेस्ट बन पाए। इंसान का अपनी कुंडली के साथ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बनता है, सबसे ज्यादा अच्छा कुदरती वो डेवलप रियलाइज भी करता है चीजों को। अगर उसको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो हाँ या ना कहेगा उसी समय, पर दूसरे की कुंडली से वो हाँ ना नहीं कह सकता। मैं आपको अमिताभ की कुंडली में या ओशो की कुंडली में कुछ समझा जाऊं, आपके पास क्या है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। दो बातें आपके पास कम हो सकती हैं, मेरे पास ज्यादा हो सकती हैं, पर वो डिबेट करने योग्य बातें नहीं है, पर आप अपने मामले में डिबेट कर सकते। तो वो सूत्रों को समझाने के लिए लगाया जाता है, इसको आप अल्टीमेट ना मान। हाँ सर, वही समझने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सूर्य के साथ गुरु अस्त है, तो गुरु के मार्ग पे जाएं या सूर्य के मार्ग? नहीं, अब नहीं जाना। अगर आपने देखा कि अस्त है, अस्त वाले पे नहीं जाना। हाँ। अस्त वाले पे नहीं जाना, आपने विनर वाले पे जाना है, तो वो विनर नहीं बचा ना। अब तो अस्त हो गया तो काहे का विनर होगा? तो उससे अस्त हो गया तो मिनिमम डिग्री का था इसलिए विनर हो गया, लेकिन अस्त हो गया इसलिए विनर नहीं रहा। हाँ, अब उससे सेकंड डिग्री देखिए और कौन है, वो तो गेम से बाहर निकल गया। अस्त ग्रह स्वराशि का है 14 डिग्री का है जी, शुक्र स्वराशि का है 14 डिग्री का। हाँ, तो शुक्र है तो शुक्र को अब अपने पकड़ना पड़ेगा, पर शुक्र को भी चेक कर लीजिए। स्वराशि का 14 डिग्री का, और राहु भी वहीं पे है, वृषभ का राहु। नहीं, वृषभ का राहु तो है, बस ये देख लीजिएगा कि शुक्र कहीं अस्त ना हो सूर्य से। शुक्र अस्त नहीं है, 10 डिग्री दूर है। कोई दिक्कत नहीं, शुक्र को ले सकते हैं हम, शुक्र को ले सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू। गुरुजी आपने मुझे समझाया था, मैंने आपसे पूछा था मंगल और बुध है सप्तम में, और उसमें से आपने बताया था ग्रह युद्ध में देख के कि कौन सा विनर होगा वो चलना है। बट मैंने अभी अपने चार्ट में देखा तो मेरे मंगल और बुध दोनों कंबस्ट हैं गुरुजी। कैसे यहाँ पे बिना सूर्य के कैसे हो जाएंगे? सूर्य भी है गुरुजी, सूर्य जी भी है। हाँ, तो ये आपने बताया नहीं ना, मुझे तो मंगल और बुध बताया आपने। और क्योंकि आपने बताया था सूर्य वो इसमें ग्रह युद्ध में बाहर हो जाता है, तो नहीं, बिल्कुल वो मैंने कहा है कि उसको लेना नहीं है, पर अस्त नहीं अस्त होना ये जरूर चेक करना है भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारा। तो अभी जैसे यहाँ पे 3 है गुरुजी, सूर्य बुध और मंगल, और बुध और मंगल के दोनों कंबस्ट हैं। हाँ, तो फिर किसका ऑटोमेटिक, तो सामने वाला तो है ही नहीं ना। करेक्ट, दोनों हट गए फिर तो रास्ते से। हाँ। ओके, सो कंबस्ट के केस में जो बच गया बोलेंगे, फिर वहां पे ग्रह युद्ध वाला लॉजिक नहीं लगेगा। हाँ, नहीं। करेक्ट, यही समझना चाह रहा था गुरुजी।